हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनबीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकली हुई है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का महामैराथन क्लास का पार्ट 4 देखेंगे। इस और जो कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए थे उस पर बेस्ड रहेंगे। और इससे पहले मैंने महामैराथन का 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और लगभग 43 एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो भी ऑलरेडी बना दिया है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। और अगर आप जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला, और अभी जो महामैराथन जिससे पढ़ा रहा हूँ, तो उस सभी का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा टेंशन चल रही है, युद्ध की स्थिति आ गई है। युद्ध की स्थिति क्या, युद्ध हो रही है, ठीक है। तो बहुत लोगों के मन में डाउट है कि क्या इसके चलते एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। तो अभी तक तो ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अब आपके जो कैलेंडर तो जारी हो गया उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम 14 मई को होगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करते रहें, ठीक है ना। हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ पोस्टपोन, आपका एग्ज़ाम ले लिया गया, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपका तो मौका चला जाएगा हाथ से, ठीक है ना। तो इसलिए आप तैयारी करते रहेंगे। अगर पोस्टपोन भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आपका तैयारी हो जाएगा तो उसे आप कंटिन्यू रखिएगा। तो फिर कुछ दिन पोस्टपोन भी होगा तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम शायद हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि युद्ध तो चल रही है, लेकिन सारी चीज़ें इंडिया में प्रॉपर ढंग से चल रही है। हालांकि स्कूल कॉलेज कहीं के बंद भी हो चुका है बॉर्डर एरिया में, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है सारे सही ढंग से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर पोस्टपोन होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। लेकिन आप तैयारी जारी रखें, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज आपको कैसे क्या बताएंगे, भोजन पकाने की विधियाँ। आज आपको बताएंगे कि भोजन पकाने की कितनी विधियाँ हैं, कैसे कैसे भोजन पकाया जाता है। क्योंकि यहाँ से पिछले बार प्रश्न आए थे, ठीक है ना। आपको दे देगा कुछ चीज़ और उसको पका कि इसके पकाने की कौन सी विधि होती है ना। तो भोजन पकाने के माध्यम ना, जैसे वायु, जल आदि को परिवर्तित कर भोजन को पकाया जाता है। ताप के प्रवाह, ताप के प्रभाव से खाना पकाने के मुख्यतः 4 तरीके हैं ना। तो पहला जल के माध्यम से, दूसरा वायु के माध्यम से, तीसरा है चिकनाई के माध्यम से और चौथा वाष्प के माध्यम से। तो 4 तरीके हैं, तो चारों के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो जल के माध्यम से है, तो इस क्रिया को गीली विधि भी कहा जाता है, गीली विधि ना। इस क्रिया में पानी के माध्यम से ताप को खाद्य पदार्थ तक पहुंचा जाता है ना। पानी के माध्यम से जो टेम्परेचर होता है उसको खाद्य पदार्थ तक पहुंचाया जाता है, अर्थात खाद्य पदार्थ पानी और ताप की उपस्थिति में पकता है ना। उसके लिए पानी की ज़रूरत होता है ना, पानी और ताप दोनों ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। तो इसमें है कि खदकाना, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमरिंग ना, खदकाना। इस विधि में कम ताप यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रभाव में खाना पकाया जाता है। एक दोस्त ने बताया था कि सर आप ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं बताए हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे एग्जाम से पहले, उसके बारे में बताएंगे क्योंकि वहाँ से भी कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में भी कुछ आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप धैर्य से पढ़ाई करते रहें, आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो जो सिमरिंग विधि है, यह क्या है कि टेम्परेचर एंड पानी दोनों इसमें यूज होता है खाना पकाने में। इस विधि में कम ताप यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रभाव में खाना पकाया जाता है। पानी का तापक्रम कम होने के कारण पानी के बुलबुले ऊपरी सतह पर पहुंचने से पूर्व ही फूट जाते हैं ना। इस क्रिया में भाप धीरे धीरे बनती है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों के पकने में अधिक समय लगता है। इस विधि में अत्यधिक पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। जब कम टेम्परेचर पर पका रहे हैं तो इसमें पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, मतलब होते भी तो बहुत कम मात्रा में। खाद्य पदार्थ का रंग, आकार और स्वाद बरकरार रहता है ना। खाद्य पदार्थ का रंग है, आकार है, स्वाद बरकरार रहता है। इस विधि के माध्यम से अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मछली, अंडे पकाए जाते हैं, क्योंकि तीव्र तापक्रम में जो अगर हाई टेम्परेचर में पकाएंगे में प्रोटीन कड़ी हो जाती है ना, तथा अंदर का भाग कच्चा रह जाता है। तो जब भी आप खाना पकाते हैं तो कम टेम्परेचर में पकाते हैं, तो उस विधि को जैसे 85 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पकाते हैं, तो उस विधि को इंग्लिश में सिमरिंग बोलते हैं और हिंदी में खद खाना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है उबालना। इसमें भी पानी और टेम्परेचर का यूज होगा। तो उबालना वाला जो है
तो इस विधि के अंतर्गत देख लो, जैसे खदकाना, तो अगर आपको पता बोला जाएगा कि मछली अंडा वो किस विधि से पकाया जाता है, तो आप इंग्लिश मीडियम में रहेंगे तो सिमरिंग करेंगे और हिंदी में करेंगे तो खदकाना, खदकाना, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है याद रखिएगा। जो अगला विधि है उबालना, ठीक है ना, इसमें भी पानी का यूज होगा। तो इस विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थ को पानी में डुबाया जाता है, ठीक है ना, पानी में डुबाया जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद पानी को 100 डिग्री ताप दिया जाता है। तो एक दोस्त ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि चावल वगैरह को कितने डिग्री टेम्परेचर पर पकाया जाता है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पानी को 100 डिग्री ताप दिया जाता है, जिससे वह उबलने लगता है। पानी के भीतर रखा गया भोज्य पदार्थ उबालने की क्रिया से पककर नरम एवं सुपाच्य हो जाता है, मैंने खाने लायक हो जाता है। इस विधि द्वारा चावल आदि पकाए जाते हैं। तो चावल के बारे में एक दोस्त ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि चावल को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। और इस विधि को उबालना यानी इंग्लिश में बॉइलिंग बोलेंगे, ठीक ना। खाद्य पदार्थ को अधिक उबालने से स्वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिक उबालते हैं तो उसके कारण स्वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, स्वाद वो थोड़ा कथी हो जाता है। तथा जल में घुलनशील विटामिन और खनिज लवण पानी में आ जाते हैं। अधिक उबालने के सब्जियों का रंग भी नष्ट हो जाता है, ठीक ना। तो ज़्यादा उबालने से भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस विधि द्वारा अगर पूछा जाए कि सब्जियां और चावल वगैरह दाल वगैरह किस विधि द्वारा पकाया जाता है, तो उबालना यानी बॉइलिंग, ठीक ना। तो इसका द्वारा देख रहा मछली अंडे वगैरह आपने देख लिया कि सिमरिंग विधि द्वारा पकाया जाएगा, ठीक ना। अब अगला है सिझना, सिझाते आपने वर्ड सुना होगा, सिझाना, ठीक ना। तो इस विधि में खाना धीमी गति से पकता है, सिझाते हैं, इसको इंग्लिश में स्टीविंग बोलेंगे, स्टीविंग, सिझाना, ठीक ना, सिझना, सिझाना से है ना। इस विधि में खाना धीमी गति से पकता है। खाद्य पदार्थों को कम पानी डालकर पकाया जाता है, पानी कम डाला जाता है और धीरे धीरे पकाया जाता है। इस विधि में भोजन को पकने में अधिक समय लगता है, परंतु भोजन अधिक स्वादिष्ट बनती है। सूखी सब्जियां एवं मांस प्राय इस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे सूखी सब्जियां, जैसे भुजिया हम लोग बोलते हैं, सूखी आलू का भुजिया हो गया, भिंडी का भुजिया हो गया ना, जो सूखी सब्जियां वगैरह बनाते हैं, तो इसमें धीरे धीरे पकाते हैं कम टेम्परेचर पर। इस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं ना। और इस विधि उबालने की तुलना में अधिक उत्तम होती है, क्योंकि भोजन सुपाच्य होता है और इसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी आपके कम ख़त्म नहीं होंगे ना। तो इसको सिझाना बोलते हैं आप इंग्लिश में स्टीमिंग। तो स्टीमिंग देख लिया, बॉइलिंग देख लिया और दूसरा सिमरिंग, 3 विधि आपने देख लिया, ठीक है। तो अब ये तीनों विधि था पानी का यूज करके, ठीक। अगर चावल का बोल दिया गया कि चावल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है, 100 डिग्री। अगर प्रोटीन वाला जैसे अंडे मांस वगैरह कितने डिग्री पर है, तो 85 से आपने कितना था ऊपर आपने देखा था 85 से 90 डिग्री सिमरिंग, ठीक ना, अंडे वगैरह, ठीक है। अब है अगला विधि वायु द्वारा खाद्य पदार्थ पकाना। वायु द्वारा, वायु का यूज करके सब पकाया जाता है। इस क्रिया को प्रत्यक्ष उष्मा पाक विधि भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ताप का सीधा प्रभाव खाद्य पदार्थ के कणों में पहुंचता है ना। सीधे आंच के ऊपर पकाने की वजह से खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों पर कभी कभी नकारात्मक यानी निगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं, यानी उसके जो पोषक तत्व है थोड़ा नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जो विधि है, पहला विधि है, तो उसको हिंदी में बोलेंगे सेकना या भूनना, सेकना या भूनना, और इंग्लिश में बोलेंगे रोस्टिंग, इंग्लिश में रोस्टिंग और हिंदी में बोलेंगे सेकना या भूनना, ठीक ना। रोस्ट चिकन, रोस्टेड पनीर, ये सब खाए होंगे, ठीक ना। तो इस विधि में खाद्य पदार्थ सीधे आंच के संपर्क में रहता है, ठीक ना, आंच के संपर्क में रहता है तथा उसे बार बार घुमाया जाता है। जैसे मक्का वगैरह पकाते हैं तो उसको भी रोस्टिंग ही बोलते हैं ना, जिसकी वजह से वह अच्छी तरह से पक जाता है। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों के स्वाद में वृद्धि होती है। बैंगन, आलू, पापड़ और भुट्टा इस विधि द्वारा भुने जाते हैं। बैंगन के चोखे, आलू के चोखे वगैरह बनाते हैं, आग पर पका के आप रोस्टिंग करके चोखा बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। उसके तरह भुट्टा, भुट्टा मक्का को बोला जाता है, तो उसको भी इस विधि द्वारा पकाया जाता है। उसके अलावा पनीर, चिकन, आजकल रोस्टेड चिकन मिलता है। दूसरा है भट्ठी में पकाना, भट्ठी में पकाना। इस विधि सेंकना का ही परिष्कृत रूप है ना, उसका परिष्कृत रूप है। इस विधि के द्वारा खाद्य पदार्थ चारों दिशा में एक समान पकता है, जैसे कबाब, सीख कबाब, नान, तंदूरी ना, इस टाइप को। तो भट्टी में पकाना, भट्टी आपने देख रहा होगा तंदूरी रोटी वगैरह कैसे भट्टी में पकाया जाता है, तो भट्टी में पकाना विधि द्वारा तंदूरी, नान, इस सीख कबाब वगैरह पकता है। धातु के बर्तन में पकाना, धातु के बर्तन है उसमें भूनना ना, तो इसको बोलते हैं पैन बॉइलिंग। तो इस विधि द्वारा भी पकाया जाता है। तो कौन सा चीज़ इस विधि द्वारा पकाया जाता है आप देखिए। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों को भूना जाता है ना,
परंतु वह खाद्य पदार्थ सीधे आंच के संपर्क में न आते हुए किसी और माध्यम से आंच के संपर्क में आते हैं। जैसे मूंगफली को मक्का भूनने के लिए बालू, जैसे कढ़ाई में बालू डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, उसके बाद मक्का भूनते हैं और मूंगफली भूनते हैं, तो उस विधि को आप धातु के बर्तन में भूनना या पैन फ्राइंग बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इस विधि द्वारा सूजी दलिया को कढ़ाई में भूनना, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा। अगला है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग है, ग्रिलिंग विधि द्वारा किस चीज़ को पकाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को धातु की छड़ी पर लगाकर, धातु की जो छड़ी होता है मतलब जैसे रॉड वगैरह सीधी लगाकर सीधे या जाली के माध्यम से आग पर रखा जाता है। पकाने के उपरांत खाद्य पदार्थ का रंग भूरा हो जाता है। इस विधि द्वारा सामान्यतः मांस और मछली को भूनने, मांस और मछली वगैरह को पकाया जाता है। इसको ग्रिल्ड फिश बोला जाता है, ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना। तो ग्रिलिंग हो गया। दूसरा है बेकिंग। तो यह ओवन के माध्यम से की जाती है, ओवन, ठीक ना। खाद्य पदार्थ को बर्तन पर रखकर, खाद्य पदार्थ को क्या है, बर्तन पर रखकर गर्म ओवन में रखा जाता है। यहाँ उपस्थित गर्म हवा सीमित परिधि में रहती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ पक जाता है। इस विधि द्वारा बनाए खाद्य कुरकुरे सुनहरे व अंदर से नरम होते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट और केक। ये आपको पता है कि बेकरी आइटम है, तो इसको बेकिंग विधि द्वारा पकाएंगे। अगला है चिकनाई के माध्यम से पकाना। इस विधि में खाद्य पदार्थ को पकाने का माध्यम वसा युक्त पदार्थ जैसे घी तेल है ना, अर्थात सर्वप्रथम उष्ण तेल मतलब गर्म तेल वो घी को गर्म करती है, मतलब जो तेल है या घी है उसको गर्म कर लीजिए, तत्पश्चात उस ऊष्मा के द्वारा भोज्य पदार्थ पकाते हैं ना। भोज्य पदार्थों जैसे इसको हम लोग छानना बोलते हैं, जैसे कि आप लोग तेल में या घी में कुछ पुआ पकवान छानते हैं ना, तो चिकनाई के माध्यम से पकाना हो इसको बोलेंगे। भोज्य पदार्थों में प्रयोग होने वाली वसा के अनुसार यह मुख्यतः 3 श्रेणियों में द्वारा किया जाता है। पहला है कि उथला तलना यानी सैलो फ्राइंग ना, इसको हिंदी बोलेंगे उथला तलना। इस विधि में कम घी व तेल इस्तेमाल होते हैं। इस विधि में खाद्य पदार्थ के चपटे पृष्ठ वाले बर्तन में बनाते हैं, जैसे तावा हम लोग बोलते हैं ना, तावा पर चपाती वगैरह सेक कर बनाते हैं, तेल वगैरह लगा के घी, जिससे घी न्यूनतम मात्रा में लगता है। घी व तेल के प्रयोग से खाद्य पदार्थ चिपकते नहीं हैं तथा खाद्य पदार्थ सिक जाते हैं। जैसे चिल्ला ना, चिल्ला आपने सभी खाया होगा, उस पर तेल या घी ऊपर से बटर वगैरह लगाते हैं। टिक्की, डोसा, पराठा वगैरह, तो इसको सैलो फ्राइंग इंग्लिश बोलेंगे और हिंदी में उथला तलना, ठीक है ना। जो नेक्स्ट विधि है आपका गहरा तलना, डीप फ्राइंग। एक सैलो फ्राई हो गया, डीप फ्राई। इस विधि में तेल और घी की अधिक मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ताकि उसमें खाद्य पदार्थ पूरी तरह से डूब कर सीख जाता है ना। इस विधि द्वारा बना हुआ भोजन अत्यंत रुचिकर होता है ना, बहुत खाने में अच्छा लगता है। जैसे पूरी, समोसा ना, पूरी वगैरह खाते हैं, देखते हैं कि पूरा डुबा जाता है तेल में, उसके बाद छनाता है समोसा, ठीक ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा तेल की जरूरत पड़ती है, घी ना। इस प्रकार के भोज्य पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से कम खाने चाहिए ना, मतलब ज़्यादा इसमें फैट वो सोख लेता है ना, वसा यानी तेल घी को ज़्यादा सोख लेता है। आपको पता है कि फैट हमारे शरीर के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन उतना नहीं है, ठीक ना, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में खा लेंगे तो आपको मोटापा हो जाएगा ना, ठीक ना। कुछ से कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि घी तेल का अत्यधिक सेवन हो जाता है, जो शरीर में विपरीत प्रभाव डालता है ना। तीसरा है शुष्क तलना है, ड्राई फ्राइंग। इस विधि के अंतर्गत उन खाद्य पदार्थों का तलना होता है जिससे प्राकृतिक रूप से वसा के पर्याप्त मात्रा होती है। इस विधि में घी या तेल बाहर से नहीं डाला जाता है, क्योंकि उन पदार्थों में इतनी चिकनाई होती है कि गर्म होने पर स्वयं ही निकलने लगता है, जिससे कढ़ाई में चिपकता नहीं है। जैसे बेकन एवं सॉसेज ना। वाष्प के माध्यम से पकाना, जो अगला है वाष्प से स्टीम, जैसे मोमोज वगैरह को कैसे पकाया जाता है, वाष्प के माध्यम से पकाया ना। इस विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को पकाने का माध्यम वाष्प होती है। भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जब आप भाप के माध्यम से पकाते हैं, स्टीम के माध्यम से पकाते हैं, तो जो स्टीम होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करने के बाद ही जल वाष्प में बदलता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ पक जाता है, मतलब जल्दी पक जाता है। भापना, तो पहला इसके वाष्प के माध्यम से पकाने का तरीका है, पहला भापना यानी स्टीमिंग। इस विधि के अंतर्गत बर्तन में उबलते हुए जल से निकली वाष्प द्वारा वस्तुओं को पकाया जाता है। जैसे मछली के बड़े बड़े टुकड़ों को केले के पत्ते कागज में लपेट कर रखना, जिससे घुलनशील पदार्थ तत्व संरक्षित हो मतलब रहते हैं ना, साथ ही उसके टुकड़े भी न टूटते हैं। इस विधि हेतु विशेष बर्तन का उपयोग भी किया जाता है, जैसे ढक्कन में जालीदार थाली सी लगी रहती है, ढक्कन है में जालीदार थाली सी लगी रहती है, जिसमें खाद्य पदार्थ को रखकर
भाप द्वारा पकाया जाता है। इस विधि द्वारा इडली, जैसे इडली हो गया, मोमोज हो गया, ढोकला आदि बनाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि जो कोई बर्तन है उसके अंदर पानी रख दो, उसके ऊपर एक थाली जैसा रख दो, थाली के अंदर छोटा छोटा छिद्र कर दो, उसके अंतर्गत मोमोज, ढोकला, इडली रख दो और उसको ढक दो, ठीक ना। तो वहाँ से भाप निकलते रहेगा, भाप निकलते रहेगा, उससे भाप से पकते रहेगा ना। वाष्प के द्वारा पकाना, दूसरा है प्रेशर कुकिंग, यानी कुकर में आप देखते हैं प्रेशर कुकर, वाष्प के द्वारा पकाना। यह विधि इस सिद्धांत पर केंद्रित है कि तरल पदार्थ से बड़ा वाष्प उत्पन्न होने के कारण दबाव बढ़ता है, जिससे की वजह से उष्णता यानी गर्मी ना, गर्मी का घनत्व बढ़ता है, उष्णता का घनत्व बढ़ता है। दबाव की मात्रा बढ़ने के अनुरूप ही जल का द्रवणांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अर्थात यानी तो अगर दबाव बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एक बात अब याद रखना है ना। अर्थात पानी अब अधिक ताप पर उबलता है, जिससे खाद्य पदार्थ को अधिक उष्मा यानी गर्मी या ताप मिलता है, जिस कारण खाद्य पदार्थ जल्दी पक जाता है। उदाहरण प्रेशर कुकर के सिद्धांत ना, तो प्रेशर कुकर में जो दाल वगैरह चावल वगैरह बनाते हैं तो वाष्प के द्वारा पकाना हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं भोजन पकाने का पोषक तत्वों पर प्रभाव। जब अब ये भी पढ़ देखते हैं कि भोजन जब पकाते हैं तो जो पोषक तत्व हैं उसके पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ना। तो भोजन पकाते हैं, पकाने से उसमें उपस्थित सभी भोज्य तत्व जो भोज में न्यूट्रिशन है प्रभावित होते हैं। संक्षेप में भोज्य तत्वों के प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कार्बोहाइड्रेट पकाने के माध्यम से भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च के कण पानी सूखकर फूल जाते हैं तथा फटकर पानी के साथ मिलकर चिपचिपा मिश्रण बना लेते हैं, जिससे वह अधिक पाचनशील हो जाते हैं ना। जब स्टार्च को शुष्क ताप पर सेंका जाता है ना तो भी स्टार्च शीघ्र पाचन योग्य हो जाते हैं। जैसे डबल रोटी को सेंकना, अधिक सूक्ष्म ताप में भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, लेकिन अधिक टेम्परेचर पर नहीं सेंकना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है वसा। उचित तापक्रम में वसा की पौष्टिकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हाई टेम्परेचर पकाएंगे तो वसा की जो पौष्टिकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि आया था ना। परंतु अधिक ताप के प्रभाव से वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल में टूट जाता है ना। ग्लिसरॉल तीव्र गर्म होने के पश्चात एक्रोलिन नामक विषैली गैस उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप आंखों में हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो इसलिए जो वसा एक बार यूज कर लिया, 2 बार यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं कि बार बार उसी को यूज करते रहें, उससे आपको शरीर को नुकसान होगा ना। तो जिस तेल को आपने 1-2 बार यूज कर लिया उसको तीसरा बार यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। प्रोटीन, उचित ताप में पकाया गया प्रोटीन पदार्थ सुपाच्य होता है ना, जल्दी पच जाता है, परंतु अधिक ताप के प्रभाव से यह सख्त हो जाता है तथा इसकी पौष्टिक तत्व जो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं ना। तो खनिज लवण को जो भोज्य पदार्थ को शुष्क अवस्था में पकाने से खनिज लवण की कोई हानि नहीं होती है, शुष्क अवस्था में पकाएंगे तो। परंतु भोज्य पदार्थ को उबालने से शेष बचा पानी फेंक देने से, अगर उबाल के पानी उबालते हैं उसको शेष बचा पानी फेंक देना तो उसमें क्या होगा, पानी में आए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि तत्वों की हानि हो जाती है, यानी वो पानी के साथ बह के बाहर चले जाते हैं, ठीक ना। विटामिन के बारे में देख लेते हैं कि जल में घुलनशील होने वाले विटामिन बी समूह जो बी एंड सी विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन सी पकने की क्रिया के दौरान भोजन के जल में प्रवेश करते हैं, जिससे फेंक देने, अगर उसको फेंक देते हैं इनकी हानि होती है, नुकसान होता है। भोजन को अधिक ताप में पकाने से, अधिक टेम्परेचर पकाएंगे, तांबे के बर्तन में तांबे के बर्तन में रखेंगे, खुले में रखने से उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर खुला में रखते हैं या तांबे के बर्तन में रखते हैं तो उसका जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। जल में अघुलनशील विटामिन ए वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण के कारण नष्ट हो जाता है ना। भोजन पकाते समय ध्यान रखनी होगी बात, जब भोजन पकाएंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब जॉब लगेगा तो आपको मेस में काम करना होगा, तो वहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, यह बातें अपने लिए इम्पोर्टेंट है। खाद्य पदार्थों को अधिकतर जल के माध्यम से अथवा भाप द्वारा पकाया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को जब पकाते हैं तो क्या करें, जल के माध्यम से या भाप यानी स्टीम द्वारा पकाए या जल के माध्यम, क्योंकि यह पकाने का सबसे उत्तम तरीका होता है। इसके माध्यम से पकाए गए खाद्य पदार्थों का जो पोषक मान है सीधे आंच या तलने की विधि से अधिक होता है। यानी अगर आप रोस्टिंग करके पकाते हैं या
दूसरी विधि से पकाते हैं तो उसके तुलना में भाप के माध्यम से, स्टीम के माध्यम से या जल के माध्यम से पकाते हैं तो उसमें पौष्टिक तत्व कम नष्ट होते हैं, ठीक ना। तो खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक्कन लगाकर कम देर तक पकाना चाहिए, यानी ढक्कन लगा के और कम देर तक पकाना चाहिए, उससे उनके पोषण तत्व में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक्कन लगाकर और कम देर तक पकाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा, उसका पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएगा ना। सब्जी को पकाने के लिए खौलती हुई पानी का प्रयोग करनी चाहिए। सब्जी है तो उसको पकाने के लिए खौलती हुई यानी बॉइलिंग पानी में डालना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही पानी डालना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। पकने के बाद यदि पानी बच जाए तो उसे सूप, दाल इत्यादि में प्रयोग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पानी को फेंक देंगे, उसका जो भी न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, वो बह के पानी के साथ चले जाएंगे, ठीक ना। अधिक देर तक पकाने से अंडा या मांस सख्त हो जाता है ना, तथा आसानी से पचाए नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें सीमित अवधि तक पकाना चाहिए। तो अगर अंडा और मांस वगैरह पका रहे हैं तो ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, उससे वो क्या हो जाता है, सख्त हो जाते हैं, ठीक है। अधिक पॉलिश वाला चावल नहीं खाना चाहिए। आजकल मार्केट में तो पॉलिश वाला ही चावल मिल रहा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अधिक पॉलिश वाला चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पॉलिशिंग के समय खाद्य पदार्थों से जल में घुलनशील विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। भोजन पकाने के बाद तुरंत उसे परोसें, अन्यथा बार बार गर्म करने की उसकी पौष्टिकता कमी हो जाए। जैसे बहुत लोगों की खाना पका के रख लिए, फिर जब खाएंगे फिर गर्म करेंगे सब्जी, तो उससे क्या होती है, उसके पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं ना। चावल पकाते समय थोड़ा सा सिरका, चावल जब पकाते हैं थोड़ा सा सिरका, नींबू या घी डालने से वह एकदम खिले खिले बनते हैं। जब चावल पकाते हैं तो उसमें क्या करें, थोड़ा सा सिरका डाल दें या नींबू डाल दें या थोड़ा सा घी डाल दें, तो चावल खिले खिले बनेंगे, ठीक ना। खिले खिले आप चावल अगर बनाना है तो उसमें पकाते उसमें थोड़ा नींबू डाल दें या घी डाल दें या थोड़ा सा सिरका डाल दें। नींबू या घी तो सभी घर में रहते हैं, वो आसानी से डाल सकते हैं। सेब, नाशपाती तथा अन्य फलों को काटने के बाद उन पर नींबू का रस निचोड़ देने से वह भूरे नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो सेब वगैरह काटते हैं, नाशपाती वगैरह काटते हैं, तो काटने के थोड़े समय बाद उसका रंग भूरा हो जाता है ना, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करता है, काटने के बाद उन पर नींबू का रस निचोड़ देने से वो भूरे नहीं पड़ते, क्योंकि नींबू में व्याप्त विटामिन सी ऑक्सीकरण की क्रिया को रोककर उनमें उपस्थित पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए जब केला, सेब वगैरह खाते हैं काटने के बाद तो तुरंत ही खा जाएं। अगर बाद में खाना है, ठीक ना, तो उसमें नींबू का रस निचोड़ के रख दें, ठीक ना। अब खाद्य है, खाद्य पदार्थ का भंडारण कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कि कितना लंबा है। तो अब देखते हैं कि यह थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक ना दोस्तों। नहीं, खाद्य पदार्थ का भंडारण आपको पढ़ा ही देते हैं, ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थ का भंडारण जब करते, स्टोरेज करते हैं ना, तो आपको जब मेस में रहेंगे तो वहाँ पर ही खाद्य पदार्थ आता है, 1 महीना के लिए खरीदा कर रखा जाएगा, उसको आपको धीरे धीरे यूज करता रहना है। तो उसको भंडारण के समय क्या बातें ध्यान रखनी होगी, तो भंडारण यानी स्टोरेज। तो भंडार में रखने से पूर्व अनाज व दालों में से धूल, कंकड़, पत्थर, कीड़े छांट कर साफ कर लें, ठीक ना। अनाज व दालों को अच्छी तरह सुखा लें जिससे उसमें नमी न रहे, ठीक ना। अनाज व दालों को अच्छी तरह सुखा लें जिससे उसमें नमी न रहे। भंडारण से पूर्व खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे नीम की पत्ती, हल्दी लगाकर धूप में सुखाकर संरक्षित करें, ठीक है। भंडारण कक्ष, जो भंडारण जिस रूम में आपका सामान रखा जाता है, भंडारण कक्ष की दीवारें पक्की होनी चाहिए, अन्यथा पानी के अंदर रिसाव होने से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। भंडारण कक्ष हवादार होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कीड़े मकोड़े और चूहा बहुत ज़्यादा आपके जो सामान को नष्ट करते हैं, तो कीड़े मकोड़े और चूहे से निदान पाने के लिए दवाई, स्प्रे और चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। भंडार गृह का समय समय पर निरीक्षण, यानी उसमें जाकर चेक करते रहिए, जिससे यथाशीघ्र खराब खाद्यान्न की पहचान करें, उसे अन्यथा खाद्यान्नों से दूर किया जा सकता है। जो सामान बार बार जाके चेक करते रहेंगे तो कोई सामान खराब हो रहा है तो उसे बाकी से हटा दें, नहीं तो बाकी सामान भी खराब हो जाएंगे, ठीक ना। यदि भंडार गृह में अनाज आदि जैसे आटा, बिस्कुट, दलिया, सूजी आदि का रंग खराब हो, गांठें बनने लगे या कीड़े और फफूंद लगी हो तो इसे भंडार में न रखें, क्योंकि ये क्या करेगा, अन्य वस्तुओं को खराब कर सकते हैं ना, तथा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका उपयोग करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। अनाज और दालों से बने पदार्थों को हमेशा साफ सुथरे, नमी रहित और पूर्णतः बंद ढक्कन वाले डिब्बे में ही रखें, ठीक है ना। घी, वसा और तेल के बारे में है कि वसा में एंजाइम, हवा और पानी की नकारात्मक क्रिया होने के कारण तेल और घी का लंबे समय तक भंडारण करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो आप इतना ही सामान खरीदवाएं हैं, ठीक है ना। जब भी आपका जॉब लगेगा तो आप इतना ही सामान खरीदें कि उसका ज़्यादा समय तक स्टोर न
करना पड़े, खासकर तेल घी वगैरह ना। लंबे समय तक घी या तेल को संग्रहित करने से उस पर अरुचिकर महक आ जाती है, मतलब ऐसा मतलब खराब उसमें स्वाद आएगा ना, जिसे विकृति गंधिता यानी रैंसिडिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। वसा या तेल को आग व ताप से दूर एक ठंडे स्थान पर भंडारित करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए, वहाँ ठंडा होना चाहिए ना वसा या तेल को, ठीक है। कच्चे व फल सब्जियां को भंडारित करने के क्या नियम है, क्योंकि भी आपके मेस में आएंगे। तो सब्जियों को संग्रह करने से पूर्व खराब सब्जी को छांट कर अलग करना, उसे शीघ्र उपयोग में लाना चाहिए। अगर खराब हो रहा है तो उसको शीघ्र कर लो, नहीं तो अगर खराब हो गया, यूज लायक नहीं है तो फेंक दो, ठीक ना। सूखी सब्जियों को हवादार तथा सूखे स्थान पर रखनी चाहिए, ठीक ना। सब्जियों और फल को अच्छे ढंग से साफ करें, उसकी सतह से पानी सूखने के बाद ही भंडारित करें, ठीक ना। हरी सब्जियों को गीले कपड़े में लपेट कर भंडारित करें, ठीक है ना। दूध से बने पदार्थ, क्योंकि दूध वगैरह भी आते हैं चाय बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए ना, तो उसके बारे में बताया गया। दूध और दुग्ध पदार्थों के भंडारण से पूर्व परीक्षण करना चाहिए कि उसमें खट्टापन या दुर्गंध तो नहीं आ रही है। दूध को समय समय पर उबालने से वह शीघ्र खराब नहीं होगा। दूध है उसको बार बार आप उबालते रहेंगे, ठीक ना, तो उससे वह खराब नहीं होता है, ठीक ना। घरेलू परिवेश में इन पदार्थों को फ्रिज में भंडारित करेगा, घर में है तो फ्रिज में भंडारित करना चाहिए, ठीक ना। मांस पदार्थों का पॉलीथीन में बंद कर फ्रिज में भंडारित करेगा, मांस पदार्थ है ना, उसको पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में रख देना चाहिए, ठीक ना। चीनी और गुड़ के बारे में बताया कि चीनी और गुड़ बड़ी आसानी से नमी ग्रहण कर लेते हैं ना, इसलिए इन्हें नमी रहित पूर्णतः बंद होने वाले डिब्बे में संग्रहित करें, उसे बंद डिब्बे में ही रखना चाहिए, ठीक ना। सही भंडारण करने के लिए निम्न कारकों पर ध्यान देना जरूरी है। भंडारण गृह का तापमान, जो स्टोर है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। शीघ्र क्षयशील खाद्य पदार्थ जैसे फल सब्जियां ये जल्दी खराब हो जाते हैं। मांस, पके हुए पदार्थ, दूध, दुग्ध पदार्थ आदि को रेफ्रिजरेटर में रखें, यानी फ्रिज में रखना चाहिए ना। कम नमी रखे वाले खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, प्याज, लहसुन आदि को ठंडे सूखे कमरे पर भंडारित करें, यानी कमरा ठंडा होना चाहिए ना। भंडारण गृह की नमी, भंडार गृह खुला, हवादार और नमी रहित होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होना चाहिए, अन्यथा नमी की अधिकता से जीवाणु वृद्धि कर और ग्रो करने लगते हैं और खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं, ठीक ना। भंडार गृह में चूहे, कीड़े एवं गंदगी की उपस्थिति, कीड़े मकोड़े चूहे से निदान पाने के लिए भंडार गृह को नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था वो मैंने आपको बता दिया। जो अगला चैप्टर आएगा ना, अगला चैप्टर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेंगे, जो भी भोज्य पदार्थ को पोषण, जो न्यूट्रिशन है उसको गुणवत्ता में कैसे सुधार करना है, ठीक ना, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि इंडिया के जितने भी स्टेट है तो उनके जो फेमस डिश है ना उसके बारे में बताएंगे कि फेमस डिश एंड रिलेटेड इंडियन स्टेट्स, तो वहाँ से भी एक प्रश्न आते हैं, तो उसके बारे में मैंने MCQ क्वेश्चंस भी कराया है, लेकिन फिर से एक वीडियो बता देंगे। और हाइजीन का भी 1-2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।